नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार माया ऐप पर। माया ऐप के तहत बॉलीवुड फ्लैशबैक में आज हम बात करने वाले जिस अभिनेता के बारे में, वो एक कमाल के अभिनेता है जो बहुत ही वर्सटाइल एक्टर है और जिनके अभिनय के दीवाने लोग आज भी हैं। उनके अभिनय में एक ऐसी जादू है जो दिलो दिमाग पे एक छाप छोड़ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर संजीव कुमार के बारे में। तो चलिए ढेर सारी बातें जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़ी और शुरू से शुरुआत करते हैं। संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई 1938 को सूरत में हुआ। जन्म के साथ ही उनका नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला रखा गया, लेकिन फिर बाद में फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें एक अलग ही नाम दे दिया। वो नाम था संजीव कुमार। संजीव कुमार के पिता का नाम था जेठालाल और उसकी माँ का नाम था शांताबेन। घर परिवार काफ़ी अच्छा चल रहा था उनका, और उनके पिता की 3 शादियां हुई थी और तीसरी पत्नी से शादी के 5 साल बाद उन्हें संजीव कुमार प्राप्त हुए। उनके 2 भाई और 1 बहन और थे। कुल वो लोग 4 भाई बहन थे। सब कुछ सही चल रहा था, काफ़ी अच्छी फैमिली चल रही थी। फिर अचानक से उनके पिता, जो कि जेठालाल नाम है जिनका, उनको एक हार्ट अटैक आया और फिर ना चाहते हुए भी वो दुनिया को छोड़कर चल बसे। इससे उन सबको बहुत सदमा पहुंचा, उनकी माँ को, उनके बच्चों को। और संजीव कुमार की उम्र उस समय महज 11 साल थी और उनके पिता सिर्फ 47 साल की उम्र में ही दुनिया छोड़ के चल बसे थे। चूँकि संजीव कुमार की माँ और जेठालाल की पत्नी काफ़ी कम पढ़ी लिखी थी, तो जेठालाल के भाइयों और कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर उनकी सारी संपत्ति हड़प ली। इससे शांताबेन को और उनके बच्चों को काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, काफ़ी क्राइसिस झेलनी पड़ी। शुरुआती दिनों में संजीव कपूर की पढ़ाई सैक्रेड हार्ट हाई स्कूल से हुई, लेकिन फिर पैसों की तंगी होने के कारण शांताबेन ने उसे इंग्लिश स्कूल से निकाल करके एक गुजराती स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। लेकिन शांताबेन यहाँ भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स निकालने शुरू कर दिए और अपने कॉन्टैक्ट्स निकाल करके उन्होंने जरी का काम करना शुरू कर दिया। वो बहुत लगन से काम कर रही थी और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। तो एक बार संजीव कुमार अपनी माँ के पास पहुँचे और कहा, माँ, मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं आपका हाथ बटाना चाहता हूँ। तो उनके माँ ने सीधा सीधा उसे मना कर दिया, नहीं बेटा, तुम्हें बिल्कुल भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं सारा काम देख लूँगी। तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें पढ़ लिख करके एक बड़ा आदमी बनना है, बस तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर फिर संजीव कुमार वहाँ से तो चले गए, लेकिन उनके स्कूल के एक फ्रेंड थे जिसे फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट था, जो सिनेमा के बहुत बड़े दीवाने थे, और उसी के साथ उनका उठना बैठना संजीव कुमार का होता था और उनसे अक्सर बातें होती थी फिल्मों की। और इसी दौरान उनको भी इंटरेस्ट जगने लगा फिल्मों के बारे में। और एक बार हुआ कुछ यूँ कि वो दोनों एक फिल्म भी देखने के लिए गए, जिस फिल्म का नाम था बैजू बावरा। वो दोनों ने साथ में ये फिल्म देखी और उनके लाइफ की ये पहली फिल्म थी। और उन्होंने जब वो फिल्म देखी तो वो तो दीवाने हो गए फिल्म में। और फिल्म में जो हीरोइन थी मीना कुमारी, उसे तो उसी टाइम से पसंद करने लग गए और फिर सोचा अब तो मुझे काम करना है तो फिल्मों में ही काम करना है। इस फिल्म को देखने के बाद से ही संजीव कुमार के दिलो दिमाग में ये फिल्मी भूत सवार हो गया, और ये भूत ऐसा सवार हुआ कि फिर जिंदगी भर नहीं उतरा। वो मीलों पैदल चल करके जाते थे सिर्फ फिल्मों के पोस्टर्स देखने के लिए। और जब ये बातें उनकी माँ को पता लगी, शांताबेन को, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सपना देखा था कि संजीव एक पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, कुछ अच्छा काम करेगा, लेकिन वो फिल्मों के चक्कर में कहाँ पड़ गया। इस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने कई चीज़ें सोची कि कैसे इसे इस फिल्मी भूत से बाहर निकाला जाए, और आखिरकार उन्होंने एक तरकीब निकाली और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी शादी करा दी जाए। जब उसके कंधों पे जिम्मेदारी आएगी तो अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और अभिनय का रास्ता छोड़ देगा। और फिर सिर्फ 16 साल की उम्र में ही संजीव की सगाई कर दी गई एक गुजराती लड़की के साथ। नाम था हनुसुईया। लेकिन सगाई के कई सालों बाद तक भी ये सगाई सिर्फ सगाई ही रही, शादी में तब्दील नहीं हो पाई, क्योंकि संजीव को शादी में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। तो उन्होंने सगाई के बाद भी शादी उनसे नहीं की। संजीव कुमार शादी इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका भविष्य सिर्फ अभिनय में है
और वो अभिनय में और मेहनत करना शुरू कर दिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें फिर लगा कि अगर उन्हें अभिनय की बारीकियां सीखनी है तो किसी न किसी एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। और उस समय शशिधर मुखर्जी की एक एक्टिंग स्कूल थी जिसका नाम था फिल्मालय। वो काफ़ी सुर्खियों पे था, काफ़ी चर्चे होते थे उसके। तो एक दिन संजीव कुमार तैयार होकर के पहुंच गए वहाँ एडमिशन लेने के लिए। और फिर जब बातचीत की और फीस के बारे में पूछा तो फीस सुनकर के उनके होश उड़ गए। इतना फीस उन्होंने बताया जितना वो दे नहीं पाते। इस बात से वो परेशान होकर के वापस घर को लौट गए और उस दिन उन्होंने रात में खाना भी नहीं खाया और ऐसे ही सो गए। उनकी माँ समझ गई कुछ ना कुछ तो बात है। माँ गई उसके पास और पूछने लगी कि क्या बातें हैं। फिर बातों को समझा और फिर कुछ तरकीब निकालने की कोशिश की। उनकी माँ जो शांता बहन थी वो संजीव को बिल्कुल भी परेशान देख नहीं पाती थी। तो उन्होंने अपने गहने निकाले और संजीव को दे दिए और कहा कि बेटा जा इसे बेच दे और जो पैसे मिलेंगे उसे अपनी फीस भर दे। लेकिन संजीव कुमार इस बात के लिए माने नहीं। तो उनकी माँ ने समझाया कि देख ये गहने अब मेरे कोई काम के नहीं, मैं तो उसे पहनूंगी नहीं, ये ऐसे ही पड़ा है, शायद ये तुम्हारे कुछ काम आ जाए, तो इससे बेहतर और क्या होगा। तो आखिरकार संजीव कुमार मान गए और फिर उन्हें बेच करके अपनी फीस भरे और वहाँ पे एडमिशन ले लिए। फिल्मालय में एडमिशन लेने के कुछ समय बाद ही सभी वहाँ ये समझ गए थे कि संजीव कुमार एक कमाल के अभिनेता है। उनके अभिनय में कुछ तो बात है। वो कैरेक्टर को बहुत ही जल्दी समझकर उसमें समाहित हो जाते हैं। एक बार फिल्मालय में पहुंचे एक्टर महेश देसाई और उन्होंने वहाँ पे संजीव कुमार की अभिनय देखी और उन्हें देखते ही वो बहुत प्रभावित हो गए, उनसे बहुत इम्प्रेस हुए और उनकी खूब तारीफें की। इधर शशिधर मुखर्जी भी ये समझ गए थे कि संजीव कुमार अब परिपक्व हो गए हैं और उन्हें इस मंच से निकलकर अब किसी बड़े मंच की तरफ बढ़ना चाहिए। फिर संजीव कुमार वहाँ से निकलकर इप्टा पहुँचे, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। वहाँ वो ए के हंगल से मिले, उनसे काफ़ी देर बातचीत हुई और इन बातचीत से ए के हंगल बहुत प्रभावित हुए और उनके थ्रू फिर वो मिले RM सिंह से। उन दिनों RM सिंह एक नाटक तैयार कर रहे थे जिसका नाम था मजमा और उसमें एक जादूगर का किरदार खाली था। तो वो जब संजीव कुमार से मिले तो उन्हें वो किरदार ऑफर कर दिया और फिर संजीव कुमार उस किरदार के लिए मान गए और उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें अभिनय किया और क्या तारीफें बटोरी। जब ए के हंगल ने उनका अभिनय देखा तो इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने कहा कि अब अगले नाटक में मैं इसे एक किरदार तो ज़रूर दूंगा। और अपने अगले नाटक में उन्होंने एक 60 साल के बुढ़े का किरदार संजीव कुमार को दे दिया और फिर 19 साल के संजीव कुमार ने 60 साल के बुढ़े का किरदार किया और क्या खूब किया। लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट रुकने को नाम नहीं ले रही थी। इतना मज़ेदार वो कैरेक्टर उन्होंने निभाया और इतने अच्छे से निभाया। बहुत जल्द ही वो इप्टा में बहुत फेमस होने लगे, चारों तरफ उनके चर्चे होने लगे और वो सभी के चहेते भी बन गए। चाहे वो बलराज साहनी हो, बासु भट्टाचार्य हो या फिर कैफी आजमी, सभी उनकी तारीफें करने लगे थे। काफ़ी चहेते बन गए थे वो। लेकिन वो अक्सर अपना जो सफ़र था वो पैदल ही किया करते थे क्योंकि तालियों से और तारीफ़ों से पेट नहीं भरता। उनके पास कुछ खास पैसे आते नहीं थे इन नाटकों से। और इसी दौरान नाटकों के दौरान ही एक बार उनकी मुलाकात हुई जमुना दास से। जमुना दास वहाँ ड्रेस का काम किया करते थे, जो अक्सर अलग अलग तरह की नाटकों की ड्रेस लेकर के उनके पास आया करते थे। जमुना दास जब कभी भी ड्रेस लेकर के संजीव कुमार के पास आते तो वो थोड़ी देर रुक जाते और उनका अभिनय देखते। वो उनके अभिनय से बहुत आकर्षित हो जाते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था उनका अभिनय। तो एक दिन जमुना दास संजीव कुमार के पास पहुँचे और उनसे कहा कि आप मुझे अपना सेक्रेटरी बनाएंगे। ये बोलते ही संजीव कुमार दंग रह गए कि सेक्रेटरी बनाना मतलब पैसे देना वगैरह वगैरह, बहुत कुछ दिमाग में चलने लगी। फिर जमुना दास ने तुरंत कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल पैसे नहीं चाहिए, मैं फ्री में आपका सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ। हाँ, आप जब आगे बहुत पैसे कमाने लग जाएं तब मुझे सैलरी दे देना, चलेगा, कोई बात नहीं है। क्योंकि जमुना दास समझ चुके थे कि आगे चल करके संजीव कुमार एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर बनने वाले और बहुत ही फेमस एक्टर बनने वाले हैं। और इस तरह से संजीव कुमार पहले ऐसे अभिनेता बने जिनका फिल्मों में आने से पहले ही जिनके पास सेक्रेटरी आ चुका था। अब समय आ चुका था कि संजीव कुमार फिल्मों में काम करना शुरू करें। तो उन्होंने डायरेक्टरों के ऑफिसेस के चक्कर काटने शुरू कर दिए, लेकिन इनसे भी कुछ बात नहीं बनी। फिर अचानक से उनके जो एक्टिंग स्कूल थे उस फिल्मालय, उसमें कुछ होनहार बच्चों को चुना जा रहा था एक फिल्म के लिए जिसमें संजीव कुमार का भी नाम था। उन्हें भी चुना गया और उस फिल्म में काम करने के लिए उन्हें 12 रुपये प्रति शिफ्ट दिया गया था। उस फिल्म का नाम था हम हिंदुस्तानी।
और उसमें उनका कोई डायलॉग तो नहीं था, लेकिन 2 मिनट का सीन ज़रूर था। और इस तरह से उनका हम हिंदुस्तानी के साथ उनका फिल्मी करियर शुरू हो गया और हम हिंदुस्तानी बन गया उनका डेब्यूट फिल्म। लेकिन इसके बाद भी दूसरा फिल्म मिलना इतना आसान नहीं था। 1963 में एक फिल्म आई थी, अकेली मत जइयो, जिसके निर्माता थे चंदूलाल शाह। वो उन दिनों कुछ किरदार के खोज में थे और उसी समय संजीव कुमार उनसे मिले। तो चंदूलाल शाह ने संजीव कुमार से कहा कि अपने फोटोग्राफ्स के पीछे अपना एड्रेस लिख दो और ऑफिस में छोड़ दो। संजीव कुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया और उन्होंने सोचा कि जिस ब्रेक का वो इंतज़ार कर रहे थे वो उन्हें मिल गया। वो घर गए, लेकिन कई दिनों तक उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वापस से वो ऑफिस पहुँचे। जब वो ऑफिस पहुँचे तो वहाँ देखा कि डस्टबिन में उनके तीनों फोटोग्राफ्स पड़े हुए। ये देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत अजीब सा उन्हें फील हुआ। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो चंदूलाल शाह के साथ दोबारा कभी काम नहीं करेंगे और फिर अपने अभिनय में जुट गए। अपने अभिनय को निखारने में वो लग गए पूरी मेहनत के साथ। और फिर 1965 में वो बन गए हीरो। फिल्म थी निशान। ये अलग बात है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा पैसा नहीं बना पाई, कुछ कमा नहीं पाई, लेकिन फिल्म में उन्होंने अपनी भूमिका बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाया और उनके अभिनय को लोगों ने खूब सराहा था। फिर 1968 में जब उनकी अगली फिल्म आई तो उस फिल्म ने दिलीप कुमार तक को हिला के रख दिया, जो उस समय के सुपरस्टार थे। फिर 1970 में जब उनकी फिल्म खिलौना रिलीज हुई तो उस फिल्म ने संजीव कुमार को स्टार बना दिया। संजीव कुमार उस समय इकलौते ऐसे एक्टर बन चुके थे जो विलन का किरदार भी कर रहे थे, हीरो का किरदार भी कर रहे थे और एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट भी फिल्मों में काम कर रहे थे। तो उस समय वो बहुत ही अच्छे से हर एक किरदार को निभाते थे और उन्हें वर्सटाइल एक्टर माना जाता था उस समय के लिए। और वो आज भी मतलब हमेशा एक बात कहते थे कि मुझे अपने थिएटर के दिनों की एक किस्सा है जो मुझे हमेशा याद रहती है। वो कुछ इस प्रकार है कि एक बार उन्होंने अपने डायरेक्टर A.K. हंगल को कहा था कि सर मुझे नाटक में हीरो का किरदार दीजिए। तो उनके डायरेक्टर A.K. हंगल ने उनसे कहा, हीरो तो तुम दिखते ही हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ऐसा किरदार करो, थोड़ा हट के करो, अगर जो तुम्हारे व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे व्यक्तित्व से मैच नहीं करता हो वैसे किरदार करो तो कुछ बात बने। ये बात उन्हें ज़िंदगी भर याद रही और वो इससे बहुत कुछ सीखे। फिर उन्होंने जो भी किरदार किया पूरे लगन के साथ किया, पूरे मेहनत के साथ किया और इतना बखूबी किया कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने एक अलग जगह बना ली। अब बात करें संजीव कपूर के निजी जीवन के बारे में तो वो उस ज़माने की ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, लेकिन हेमा मालिनी उस ज़माने की मशहूर एक्टर धर्मेंद्र को अपना दिल पहले ही दे चुकी थी। अब ऐसे में वो उनका रिश्ता कैसे कबूल करती। बस यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसी वजह से संजीव कपूर आगे चलकर कभी किसी से शादी करना नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद संजीव कपूर और सुलोचना पंडित के बीच जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ने लगी, लेकिन फिर भी संजीव कपूर कभी उनसे शादी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। फिर संजीव कुमार के जीवन में आई नुतन और संजीव कुमार के रोमांस के खबरें खूब फैलने लगे। चारों तरफ इनके ही चर्चे होने लगे थे। इस बात से नुतन की जो मैरिड लाइफ थी उसमें तनाव पैदा होने लगा। नुतन को लगा कि ये सब खबरें जो है, ये सब बातें जो है संजीव खुद फैला रहा है, तो इस बात से उन्हें बहुत बुरा लगा। और फिर जब संजीव और नुतन एक दूसरे से मिले तो नुतन ने संजीव कुमार के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन अभिनेता संजीव कुमार शुरू से ही शादी करना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि उनके घर में कोई भी 50 साल से ज़्यादा नहीं जी पाया। उनके पिता 50 साल की उम्र में ही भगवान को प्यारे हो गए। उनके छोटे भाई 50 से कम में ही भगवान को प्यारे हो गए और उनके बड़े भाई का भी देहांत 50 से ही कम में हो गया था। तो वो किसी से शादी करके उसकी ज़िंदगी ख़राब करना नहीं चाहते थे। संजीव कुमार इतने कमाल के अभिनेता बन गए थे कि बड़े बड़े एक्टर्स उनके साथ काम करने से डरते थे। वो सोचते थे कि कहीं संजीव पूरा सीन ना चुरा ले, इसलिए उनके साथ काम करने से डरते थे वो लोग। और एक फिल्म तो ऐसी आई जिसमें उन्होंने अकेले 9 किरदार निभाए और वो 9 किरदार 9 रसों पे आधारित थी। फिल्म का नाम था नया दिन और नई रात। इस फिल्म में उन्होंने 9 किरदार निभाए और इस किरदार को बहुत बखूबी निभाया। और ये फिल्म उन तक पहुंचा कैसे, तो इसके पीछे भी एक किस्सा है कि भीम सिंह जो इस फिल्म के राइटर थे वो पहले ये फिल्म लेकर के दिलीप कुमार के पास पहुंचे
दिलीप कुमार को पूरी स्टोरी सुनाई तो दिलीप कुमार ने सीधा कहा कि सिर्फ एक ही कलाकार है जो इन 9 किरदार को बहुत अच्छे से निभा सकता है, और वो है संजीव कुमार। अब दिलीप कुमार के मुंह से ये बात सुनकर भीम सिंह हैरान रह गए, और फिर उन्होंने सोचा कि अगर दिलीप साहब ने ऐसी बात कही है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो तुक होगी। फिर ये फिल्म संजीव कुमार को मिली और उन्होंने इस फिल्म में 9 किरदार बहुत बखूबी निभाए। इस फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये फिल्म पूरी एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। एक लड़की भाग भाग कर अलग अलग जगह पर पहुंचती है, अलग अलग लोग से मिलती है, और वो हर लोग संजीव कुमार ही होते हैं अलग अलग किरदार में। इस फिल्म में जो लड़की का किरदार है वो जया भादुरी ने निभाया, जिसका नाम सुषमा रहता है, और इसमें जो 9 किरदार संजीव कुमार ने निभाया वो क्या बखूबी निभाया कि लोगों के दिलो दिमाग में छप गया। अब संजीव कुमार के लाइफ के सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म की बात करें तो वो थी 1975 में आई फिल्म शोले। इस फिल्म की जितनी भी तारीफें की जाए वो कम है। इस फिल्म के हर एक किरदार बेमिसाल थे, चाहे वो ठाकुर साहब के हो या फिर जय बीरू के या फिर बसंती के हो या फिर गब्बर के। हर एक ने अपना किरदार इतना बखूबी निभाया कि वो सभी के दिलो दिमाग पर छप गया। और बात करें ठाकुर साहब की यानी कि संजीव कुमार की, तो उन्होंने क्या कमाल का काम किया। उन्होंने अपने अभिनय से फिल्म में 4 चांद लगा दिए। उन्होंने ठाकुर का किरदार इतने बखूबी निभाया कि किसी और को उस किरदार के लिए इमेजिन करना भी मुश्किल है। और उनका वो कमाल का डायलॉग, सांप को हाथ से नहीं पैर से कुचला जाता है गब्बर, तेरे लिए तो मेरे पैर ही काफी है। ये डायलॉग आज भी लोग दोहराते नहीं थकते। संजीव कुमार अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक किरदार किए, और जितने भी किरदार किए सारे के सारे अमर हो गए, चाहे वो शोले का ठाकुर बलदेव सिंह हो या फिर अंगूर का अशोक। ये अक्सर फिल्मों में जया जी के साथ भी नजर आते थे। जया भादुरी के साथ इन्होंने बहुत सारे किरदार किए, बहुत सारे फिल्में किए, और सारे एक से बढ़कर एक थे। ये अक्सर कहते थे कि फिल्म परिचय में जया जी इनकी बेटी बनी थी और वो उनके बाप। फिर उसके बाद फिल्म नौकर में दोनों रोमांस करते हुए नजर आए, और फिर फिल्म कोशिश में दोनों मियाँ बीवी बनकर आए, और फिर उसके बाद फिल्म शोले में वो ससुर बने और वो उनकी बहू बनी। और फिर ये भी कहते थे कि अब उनका मन है कि कोई एक ऐसी फिल्म मिले जिसमें जया जी उनकी माँ बने और वो उनके बेटे के किरदार में हो। तो चलिए अब संजीव कुमार के लाइफ से जुड़ी जितनी फिल्में हैं, जो हिट फिल्में हैं, उनके बारे में बात करते हैं। उस फिल्मों की फहरिस्त के बारे में आपको बताते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है फिल्म निशान का, जो कि 1965 में रिलीज हुई और ये सुपरहिट रही। फिर आई अली बाबा 40 चोर, जो कि 1966 में रिलीज हुई और ये सेमी हिट रही। फिर आई गौरी, जो कि 1968 में रिलीज हुई और ये सुपरहिट रही। फिर आई साथी, ये भी 1968 में रिलीज हुई और ये डिजास्टर रही। फिर आई शिकार, जो कि 1968 में रिलीज हुई और ये सुपरहिट रही। फिर आई सत्याकाम, ये 1969 में रिलीज हुई और ये भी सुपर हिट रही। फिर आई दस्तक, ये 1970 में रिलीज हुई और ये सुपर हिट रही। फिर आई खिलौना, जो कि 1970 में रिलीज हुई और ये सुपर हिट रहा। फिर आई अ नाइट इन कोलकाता, ये 1970 में रिलीज हुई और ये डिजास्टर रही। फिर आई सीता और गीता, ये 1972 में रिलीज हुई और ये सुपर हिट रही। फिर आई कुंवारा बाप, जो कि 1974 में रिलीज हुई और ये सुपर हिट रही। फिर आई नया दिन नई रात, जो कि 1974 में रिलीज हुई और ये हिट रही। फिर आई फिल्म शोले, जो कि 1975 में रिलीज हुई और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। और इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक कई फिल्में ऐसे की जिन्हें देखकर लोग तारीफें करते थकते नहीं थे। संजीव कुमार एक ऐसे हरफन मौला कलाकार थे जिनके अभिनय को देखते ही लगता था कुछ जादू हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जैसे वो कुछ अलग सा हो, अलग सा एहसास देता था उनका अभिनय। और लोग उनके अभिनय को खूब पसंद करते थे, खूब तारीफें करते थे, और उनके अभिनय को देखने के बाद तालियां रुकती नहीं थी। उनका वो डायलॉग बोलने का अलग सा अंदाज, वो उनका संजीदापन, वो कॉमिक की टाइमिंग, ये सब चीज़ें जो थी उनकी, वही उनको बाकी अभिनेताओं से अलग बनाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उनका वजन बढ़ने लगा। वो खाने पीने के बहुत शौकीन थे। बाद में उनका इलाज भी हुआ, उनका ऑपरेशन भी हुआ और उन्होंने अपने खाने पीने पे भी कंट्रोल कर लिया था। लेकिन बावजूद इसके उनकी जो तबीयत है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगी।
और आखिरकार 6 नवंबर 1985 को उनका निधन हो गया। लेकिन वो मरकर भी अपने फैंस के दिलों में अमर हो गए और उनका अभिनय आज भी हम सबके बीच जिंदा है। तो चलिए अगली बार बॉलीवुड फ्लैशबैक में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ, बात करेंगे किसी और शख्स के बारे में, जानेंगे उनके ज़िंदगी से जुड़ी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कास्टिंग से जुड़ी अपडेट्स चाहिए तो प्ले स्टोर पर जाकर के माया ऐप को इंस्टॉल करें। वहाँ सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, हर तरह की ऑडिशंस अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। तो चलिए अगली बार मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।